मैं तो समझता हूँ, मानता हूँ इस बात को कि स्वतंत्रता के बाद भारत की भौतिक उन्नति तो तेज गति से हुई है। दुनिया के साथ हम भौतिक कंपटीशन तो कर पा रहे हैं सफलतापूर्वक, लेकिन चरित्र के मामले में बहुत तेजी से नीचे गए हैं और जा रहे हैं। और इसका कारण मेरी समझ में जो अभी तक आया इतने वर्षों में, वो ये आया कि समाज को लगातार कमज़ोर किया गया, नीचे गिराया गया, और राज्य और धर्म इन दोनों ने समाज की सुरक्षा करने के बजाय, इन दोनों का काम था समाज की सुरक्षा करना, इन दोनों ने पहले यही प्रयत्न किया कि ये समाज बीच से हट जाए तो हम लोग दोनों मिल करके चाहे बांट लेंगे चाहे निपट लेंगे, लेकिन समाज को बीच से दूर करो। तो अब मेरे दिमाग में यह बात आई कि अगर समाज ही जिंदा नहीं रहा तो धर्म और राज्य आपस में कट मरेंगे, और इसलिए कुछ नई योजना बननी चाहिए। और उस नई योजना का मेरे दिमाग में जो खाका बना, वो खाका मैं आपके सामने बिल्कुल शॉर्ट में एक प्रैक्टिकल स्वरूप में रखूँगा। पहली बात तो ये है कि वर्तमान समय में समाज में चिंतन की धारा रुक गई है और प्रचार की बढ़ रही है लगातार। और अगर चिंतन धारा रुक जाएगी तो बाहर के लोग अपने विचार हमारे ऊपर थोप देंगे, या अगर नहीं थोपेंगे तो हम चूंकि विचार शून्य हैं तो हम उनको आमंत्रित कर लेंगे। हम समझ जाएंगे कि यही सबसे अच्छा विचार तो यही है जो अभी हो रहा है। चिंतन धारा रुक गई है, संचालक और संचालित के बीच दूरी लगातार बढ़ रही है, और संचालकों की नीतियां ही गलत नहीं है, नीयत भी खराब हो गई है। और जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि संचालन करने वालों की नीयत खराब हो जाए, तो वैसे समय में हम लोगों को ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। ज्ञान यज्ञ अर्थात अपना मानसिक व्यायाम करना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत क्षमता का विस्तार करना चाहिए, चिंतन क्षमता का। तो मैंने हमेशा एक प्रयास किया कि ज्ञान तत्व के माध्यम से मैंने ये प्रयास किया कि समाज के प्रत्येक जो ज्ञान तत्व के पाठक हैं उनके अंदर स्वयं की चिंतन करने की शक्ति विकसित हो। वो बजरंग मुनि को फॉलो ना करें, वो विजय कौशल जी और राज सिंह जी को फॉलो ना करें, उनके अंदर स्वयं निर्णय करने की शक्ति विकसित हो। ये लगातार प्रयास किया गया है और उस प्रयास के परिणाम अच्छे आए हैं। ये ज्ञान तत्व के माध्यम से हम लोग 30-35 वर्षों से प्रयास करते आ रहे हैं। चिंतन शक्ति विकसित हो। हमको भक्त नहीं चाहिए अभी वर्तमान समय में। तो अगर सोचने की शक्ति विकसित होगी तो आप आसानी से ठगे नहीं जाएंगे। एक पहली बात तो ये है। उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे हम लोगों ने अपना वेबसाइट शुरू कर दिया, काश इंडिया। अब पिछले करीब 8 महीने से A to Z न्यूज़ चैनल में मैं प्रत्येक शनिवार की शाम को 8 बजे दिल्ली से अपने विचार प्रेषित करता हूँ। शनिवार की 8 बजे शाम को A to Z चैनल रिलायंस केबल में आता है। इस प्रकार इन तीनों लाइनों से
विचार मंथन का कार्य प्रारंभ किया गया है। दूसरा कार्य कि समाज को राज्य निगल रहा है, धर्म निगल नहीं रहा है, राज्य निगल रहा है। धर्म का कार्य था कि वो समाज को आकर के मार्गदर्शन करे, लेकिन धर्म संप्रदाय के रूप में बदल करके और अपनी छीना झपटी में लग गया। धर्म समाज की सुरक्षा न करके वो संख्या विस्तार में हिंदू मुसलमान के बीच में लग गया, ईसाई के बीच में लग गया, समाज आ गया संकट में। तो इन परिस्थितियों में एक सीधा सीधा प्रयास यह किया जाए कि समाज सशक्त हो और राज्य पर अंकुश लगे। तो इसलिए हम लोगों ने रामानुजगंज को केंद्र बना करके, पहले तो एक शहर में प्रयोग हो रहा था, अब 130 गांव केंद्र बना करके दो काम अपने साथ और जिम्मा लिए हैं। एक है समाज सशक्तिकरण का कार्य। ये समाज सशक्तिकरण का कार्य ही ग्राम सभा सशक्तिकरण है। तो ग्राम सभा सशक्तिकरण का कार्य हम लोगों ने जिम्मा लिया है। लेकिन सिर्फ समाज सशक्तिकरण ही नहीं, उसके साथ साथ एक कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, वो है राज्य कमजोरीकरण। हम अगर 10% मजबूत हों और राज्य 20% मजबूत हो जाए तो हम तो प्रसन्न हो गए कि हम 10% मजबूत हो गए, लेकिन वास्तव में तो हम 10% कमजोर हो गए मजबूत होते हुए भी। तो हम समाज को जितना भी सशक्त कर रहे हैं उसका 10-20 गुना राज्य मजबूत हो रहा है अभी भी। उनको तो बैठ के संसद में उन्होंने कब्जा कर लिया है संसद के ऊपर। मैं आपको बता रहा था ना कि जब मुझसे पूछा गया कि अन्ना हजारे ने कहा है कि संसद एक मंदिर है, तो मैंने कहा कि अन्ना हजारे नहीं समझते हैं इस बात को। अरे संसद मंदिर क्या है? संसद तो एक जेल खाना है जहां हमारा भगवान रूपी संविधान कैद है। यह जो हमारा संविधान रूपी भगवान संसद में कैद है और जिस हमारे कैद में रख करके हमारे भगवान के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है, मनमाने उसके अर्थ निकाले जा रहे हैं, उसमें जो मन में आ रहा है सो जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, जो मन में आ रहा है उस प्रकार से कर रहे हैं। हमारा भगवान वहाँ कैद है और हम लोग बाहर से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा कार्य क्या होगा? राज्य कमजोरीकरण का मतलब ये होगा कि हमारा भगवान रूपी संविधान संसद रूपी जेल खाने से मुक्त होना चाहिए। हम अपने भगवान के साथ तारतम्य स्थापित करने में समर्थ हो सकें। लोक संसद को टारगेट करके एक आंदोलन छेड़ने की योजना बनी है कि वर्तमान पार्लियामेंट्री सिस्टम को पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट में कैसे बदला जाए, सहभागी लोकतंत्र आवे भारत में, जो संसदीय लोकतंत्र की जगह पर। और उसके लिए उसकी प्रारंभिक लड़ाई लोक संसद के मुद्दे से शुरू होनी चाहिए। आगे बजरंग मुनि के मरने के बाद कोई बजरंग मुनि तैयार हो, नाम उसका बजरंग मुनि न हो, कोई भी नाम हो, लेकिन स्वतंत्र चिंतन की दिशा में वह दुनिया को चुनौती देने में समर्थ हो कि ऐ दुनिया के लोगों, यह मत समझो कि तुम जो कह रहे हो वह अंतिम है। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो लाओ, समाज के सामने रखो। हमारे पास जो है हम समाज के सामने रखते हैं। आवश्यक नहीं है कि तुम्हारी बात सही हो जाए, आवश्यक नहीं है कि मेरी बात सही हो जाए, समाज सही और गलत का फैसला कर लेगा। मेरे दिमाग में जो
नई माने समाज रचना का कार्य तो नहीं वो उसको कह सकते हैं, समाज रचना नहीं है। यह जो कार्य है ये तो समाज को जो तत्व निगल रहे हैं, खास करके राजनीतिक तत्व, जिस प्रकार से समाज के साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, जो चाहें सो मनमाना कर रहे हैं और हम लोगों को बंधक बना के रखे हुए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग हम लोगों को खोजना है। उस मार्ग खोजने वाले मार्ग में मैंने भी जो सोचा है वो अपनी बात रखी है, बाकी लोग भी रखेंगे ये अपनी बात, और फिर बैठ करके और फिर आगे का सोचा जाएगा। इस देश में शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है, जब तक उसको परिवर्तित नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी क्रांति यहाँ पर साकार रूप नहीं ले सकती। हिंदुस्तान दुनिया के 225 देशों में अकेला ऐसा मुल्क है जिसने ये कहा कि आम आदमी की दो बुनियादी जरूरत हैं, पहली शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। और इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है कि स्वास्थ्य पहले हो और शिक्षा बाद में हो, या न्याय की बात पहले आ जाए या रोजी रोटी की बात पहले आ जाए। पूरी दृढ़ता के साथ हमारी मनीषा ने ये अभिव्यक्त किया कि शिक्षा पहली हमारी जरूरत है, और इसको प्रमाणित करके हमारे ऋषि मनीषियों ने, महर्षियों ने दिखाया कि इस देश का बंदा ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान की अभिप्सा के लिए भूखों मर सकता है, भूखों बलिदान दे सकता है, लेकिन ज्ञान के स्तर पर समझौता नहीं कर सकता। ये पूरे दुनिया में किसी अन्य देश ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी आवश्यकता तो रोजी रोटी है, और रोजी रोटी जब तक नहीं होगी, ज्ञान म्यान बाद की बात है, पहले हमको रोटी चाहिए। लेकिन ये हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसमें कि राजस्थान में, मारवाड़ में तमाम बहनों ने जो अपनी आहुतियां दी विभिन्न कारणों से, मर मिटी, लेकिन अंग्रेजों के हाथों में, मुगलों के हाथों में नहीं पड़ेंगे, विजातियों विधर्मियों के हाथों में नहीं पड़ेंगे। हम अपने सील की रक्षा करेंगे, हम अपनी मर्यादा की रक्षा करेंगे। उसी तरीके से हिंदुस्तान की मनीषा ने, यहाँ के महर्षियों ने यह सिद्ध किया कि हम ज्ञान के स्तर पर कोई समझौता नहीं करेंगे, मर मिटेंगे। मैं पहले ये व्यक्त कर दूं, मेरी प्रकृति पूर्णतः आध्यात्मिक आधार पर खड़ी है, और मैं उसी की शक्ति से को मानता हूं, उसी की शक्ति से ओतप्रोत हूं। तो ये सारा काम जिसको हम ग्राम सभा सशक्तिकरण कहें, या ग्राम स्वराज कहें, या लोक स्वराज कहें, या एक नई आज़ादी कहें, या लोगों की आज़ादी कहें, या लोगों की मुक्ति कहें, कुछ भी कहें, अलग अलग नाम सारे देश में हो सकते हैं। ये काम वैसे तो देश के अनेकों हिस्सों में ये काम हो रहा है, इस तरह का कोई कम, कोई ज्यादा, कोई आगे, कोई पीछे, कई जगह हो रहा है, हजारों पॉकेट्स में शायद हो रहा होगा। लेकिन इसके जो परिणाम निकलने चाहिए, परिणाम यानी स्वयं संचालित ग्राम सभा, सेल्फ प्रोपेगेटिंग ग्राम सभा, अपने आप चलने वाली ग्राम सभा, अपने नियंत्रण से चलने वाली ग्राम सभा, वो ग्राम सभा नहीं जो बजरंग बली के द्वारा संचालित हो, जो पौराणिक जी के द्वारा संचालित हो, जो किसी के द्वारा संचालित, वो नहीं। लोग अपने आप अपनी जिम्मेवारी को समझ के महीने में या 15 दिन में ग्राम सभा की बैठक अपने आप बुलाया करें, और गांव के बारे की समस्याओं को अपने आप विचार किया करें। तो इस तरह की ग्राम सभा देखने के लिए मैं सारे देश में तरस रहा हूँ, मुझे मिली नहीं। अभी 40 साल के अंदर भी बहुत से काम तो किए हैं, तमाम विकास के काम, ये दुनिया भर के काम हुए हैं, और संस्थाओं के माध्यम से हुए हैं। लेकिन हम उनसे कहते हैं, संस्था वालों से, कि भाई ग्राम सभा को कब तक संचालित करते रहिएगा? क्या आजीवन? क्या सारा जन्म आप इस ग्राम सभाओं के इस खंड को संचालित करते रहिएगा, कभी हटिएगा भी कि नहीं? इसका कोई जवाब उनके पास नहीं होता। जयप्रकाश जी से बात होती थी 20 महीने के लिए, मैं नजर बंद हो गया, बंद कर दिया गया मीसा में। तो जयप्रकाश जी हमसे बराबर इस बात को, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का उस समय प्रेसिडेंट था, उनको यूथ चाहिए था, तो हमसे ज्यादा अच्छा बलि का बकरा तो कोई मिलता नहीं, तो मिल गया। तो वो समझाते थे राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, और वो चीज समझ में उस समय आती थी, बड़ा गुरुत्वाकर्षण था उसमें। यार ये हो जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा, ये बड़े बेईमान है, गांव प्रधान 5 साल में हट जाएगा, ब्लॉक प्रमुख हट जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष हट जाएगा, लेकिन एमपी एमएलए नहीं हट सकते।
काजू भुनी प्लेट में, भिस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो वो चलता रहे मंजर, वो कहीं से नहीं रुक सकता। तो उसके लिए वो समझाते थे। तो राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, बजरंग जी भी समझाए हैं। समान नागरिक संहिता, बजरंग जी चिंतन करते थे, दिल्ली में मुझसे कहते थे इसका निदान क्या है, तो सहमत होते थे कि समान नागरिक संहिता ही राष्ट्रीय एकता को संदर्भित करने के लिए निदान है। 121 करोड़ व्यक्तियों का देश, जाति और धर्म का देश नहीं, अगर राष्ट्रमाता समझ करके राष्ट्रीय एकता चाहते हैं। दूसरी बात और क्या है हमारे सामने, राइट टू रिकॉल, समान नागरिक संहिता, गांव सभा को संवैधानिक अधिकार मिले, और चाहे डीजल पेट्रोल पर लगा दो और चाहे देश के बड़े बड़े व्यापारियों पूंजीपतियों पर लगा दो, और लगा करके 121 करोड़ व्यक्तियों को उससे 2000 रुपए प्रति महीने जन्म से सुरक्षा, जीवन सुरक्षा पेंशन देना ही होगा। ये 4 मुद्दे हैं व्यवस्था परिवर्तन मंच के, जो बजरंग मुनि द्वारा निर्धारित हैं और उनके द्वारा स्थापित हैं। एक सिपाही की हैसियत से अब मेरे सामने आ गया है लोक संसद, बिल्कुल ठीक है, इसको भी गति देंगे, बिल्कुल। अब समझ में आया है, मुनि जी ने समझाया कि लोक संसद समानांतर, वर्तमान एक रोटी पकाता है, एक रोटी बेलता है, एक तीसरा है न पकाता है न बेलता है, बल्कि रोटियों के साथ खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, तो जवाब ही नहीं। तो समानांतर दबाव की राजनीति के लिए गांधीवादी तरीके से लोक संसद की जो बात आई है, व्यवस्था परिवर्तन मंच उसे भी स्वीकार करेगा। रही शिक्षा की बात, शिक्षा से चरित्र निर्माण नहीं होता। आजादी के बाद शिक्षा स्ववित्त पोषित संसाधनों से यहां तक पहुंचा कि शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन हो गया, मनुष्य जो है वस्तु हो गया। जैसे राजनारायण इंदिरा गांधी के मुकदमे में पट्टाभिराम शास्त्री ने कहा कि गाय द्रव्य है, वस्तु है, बेची जाती है, खरीदी जाती है, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। उसी तरह से मानव संसाधन में पंच महाभौतिक, पृथ्व्यप्येदो वाकाश काल दिग्गात मरणाश्रम, इनका कोई अर्थ ही नहीं। ये मानवीय पूरे पंच महाभौतिक प्राकृतिक स्वरूप को विखंडित करके जबरदस्ती आधुनिक चिंतन में उसको रबर की तरह तान करके मानव संसाधन बनाते हैं। ये क्या मतलब है इसका? इसलिए दूसरी बात, शिक्षा और ज्ञान, ज्ञान तो है ही नहीं है। अब ज्ञानाधिकरमात्मा, आत्मा परमात्मा च, कोई अर्थ है उसका? गुरुकुल टूट रहे हैं, गुरुकुलों का कोई महत्व नहीं है, तो ज्ञान तो चला गया रसातल में, और शिक्षा है आसमान में, स्ववित्त पोषित, स्वचित्त पोषित, एकदम विश्वविद्यालय रोज बन रहे हैं। अभी तो जोर मार रहा है यूरोप का विश्वविद्यालय यहाँ की मान्यता लेने के लिए, उसका विधेयक बन रहा था, बुद्धि आई, विरोधी दलों को विरोध हुआ तो धीरे से वापस हो गया। ज्ञान बहुत जरूरी है। शिक्षा टैलेंट का विस्तार करती है। बकौल मुनि जी, अगर शिक्षा चरित्र देती तो द्रोणाचार्य के 2 शिष्य थे, एक दुर्योधन हो गया, एक युधिष्ठिर हो गया। शिक्षा चरित्र का निर्माण नहीं करती, टैलेंट का विस्तार करती है, प्रमोट करती है। यह देश धर्म का देश नहीं है। बार बार जिसको देखो वो आ जाता है मैदान जंग में, धर्म धर्म। अरे कविता, कहानी, किस्सा ये मनोरंजन है, यह ज्ञान रंजन नहीं है। हमने मनोरंजन को ज्ञान रंजन समझ लिया। ज्ञान रंजन अंतश्चेतन, पुनश्चेतन, ज्ञानश्चेतन, 4 आधारों पर इस समाज को, इस देश को बांटा जा सकता है। समय अभाव है। अब मुनि जी घटिका देखेंगे तो मैं उठ करके चल दूंगा। राज सिंह ने कहा कि इस सब का तुमको बोलना है, जबरदस्ती। वो तो लिख रहे हैं मेरे बगल में, संजोग से उनके बगल में बैठा हूं, वो कह रहे हैं जवाब देना। यह देश जो है दर्शन का देश रहा, रूढ़ी योगादि वलियसी। धर्म का जो प्रकार है मनुस्मृति का, वो धर्म का साक्षात स्वरूप बताया जाता है। लोक स्वराज या एक बड़ा शब्द आ रहा है, ये हो क्यों रहा है? हो क्यों रहा? ऐसा कौन सा कारण था कि आजादी के पहले अपने देश के लगभग 85 से 90% लोग देशभक्त थे, चरित्रवान थे,
आचरण शुद्ध थे, परोपकारी थे, संवेदनशील थे। लेकिन आजादी के बाद इसका प्रतिशत और बढ़ना चाहिए था, ये प्रतिशत घट कैसे गया? संवेदना कहाँ चली गई? हर व्यक्ति रिश्वती जैसे हो रहा है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी उसके मन में भी ये बात घर बैठ गई है कि बिना बेईमानी के, बिना मिलावट के, बिना चोरी के, बिना टैक्स बचाए पैसा नहीं कमाया जा सकता। आखिर ऐसी स्थिति 65 वर्षों में क्यों हो गई? उसका कारण क्या हो गया? देश ऊपर की ओर जाना चाहिए था, गड्ढे की ओर कैसे चला गया? ये एक चिंतन का विषय था, करना चाहिए था हमारे देश के नेताओं को, सामाजिक संस्थाओं को, विचारकों को, चिंतनशील लोगों को। वो नहीं किया और केवल हम नेताओं को, सरकारों को गाली देने में और अपनी छोटी मोटी मांगे पूरी कराने में, सड़कें रोक लेना, इधर उधर जाम लगा देना, आंदोलन कर देना, धरने प्रदर्शन कर देना, कुछ दिनों के भूखे रहने का नाटक कर देना और अपनी छोटी मोटी मांगे टुकड़ों के रूप में प्राप्त करके खुश होकर चले जाना। कोई गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए, कोई चिकित्साओं की सुविधा बढ़ाने के लिए, कोई शिक्षा को समान पर लाने के लिए, कोई बंधु और बहनों, टहनी मत सींचिए, पत्ते मत सींचिए। टहनी और पत्ते सींचने से पेड़ स्वस्थ नहीं होता। जड़ में पानी दीजिए। जड़ में रोग लगा है, जड़ खोखली हुई है, जड़ में दीपक लगी है। अगर पौधे की जड़ मजबूत है तो शिक्षा भी अनुकूल की जा सकती है, व्यवस्थाएं भी ठीक की जा सकती हैं, टैक्स भी ठीक किए जा सकते हैं, कानून भी ठीक किया जा सकता है, पुलिस भी सुधारी जा सकती है, चरित्र भी निर्माण हो सकता है, सुरक्षा भी दी जा सकती है। इस देश की जो सत्ता की मूल जड़ है उसमें भयानक रोग लग चुका है, उसमें दीमक लग चुकी है, उसको ठीक से स्वस्थ करने की आवश्यकता है। और इसलिए सबसे पहला काम है कि इस देश की सत्ता की कोई जवाबदेही नहीं है। केवल 5 वर्ष में आप अपने एमएलए, एमपी को, प्रधान को, जिला पंचायत के अध्यक्ष को केवल वोट दे देते हैं और उसके बाद फिर कोई उसकी जवाबदेही नहीं। आप उससे पूछ नहीं सकते, उसको वापस नहीं बुला सकते, उसको कंडम नहीं कर सकते, उसको बर्खास्त नहीं कर सकते। इसलिए इस देश में सत्ता परिवर्तन नहीं, पूरी टोटल व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। अभी तक हम लोग सत्ता परिवर्तन करते रहे। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हमने 77 में सत्ता परिवर्तन किया, 67 में उससे पहले छोटा मोटा हो चुका था, फिर 77 में हुआ, फिर 90 में हुआ,